नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ पर। मैं हूं ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। आइए आपको बताएं कि क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। बाजार में हमने देखा जोरदार तेजी, आज 1000 पॉइंट तक की का उछाल देखा सेंसेक्स में, और निफ्टी में भी हमने अच्छी खासी तेजी देखी। लेकिन क्या इसकी वजह रही और आगे क्या करना चाहिए, ये बताएंगे आपको। इसके अलावा आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आज पेश हुई। कुछ बदलाव नहीं हुए, लेकिन बारीकियां क्या थी उस पर होगा फोकस। और कल के ट्रेडिंग डे के लिए क्या अहम ट्रिगर्स हो सकते हैं आगे, और कौन से शेयरों पर आपको फोकस करना चाहिए, ये भी हम शो में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं शेयर बाजार की खबर के साथ ही, जहां हमने देखा कि आज का दिन फिर से तेजी का रहा। आरबीआई पॉलिसी के बाद बाजार में आज शानदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी करीब 300 अंकों की मजबूती के साथ 17,470 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में 1000 पॉइंट से ज्यादा का उछाल दिखा। लेकिन कैसा रहा ब्रॉडर मार्केट्स का हाल और कहां दिखी सबसे ज्यादा तेजी, पूरी डिटेल्स के साथ हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ रही हैं। आरबीआई पॉलिसी के बाद आज बाजार में तेजी देखने को मिली और निफ्टी में करीब 290 अंक और सेंसेक्स में 1000 अंकों से ज़्यादा की तेजी थी। और इसमें आज जो मिड कैप स्टॉक्स थे उनका तरफ से भी अच्छा योगदान था। मिड कैप की अगर बात करेंगे तो करीब 480 अंक चढ़कर 30,760 के ऊपर ये इंडेक्स भी बंद हुआ। और इसके अलावा आज जो सहारा मिला वो बैंक, आईटी और रियल्टी शेयरों में सबसे ज़्यादा आज खरीदारी देखने को मिली है। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर अगर नजर डालें तो बजाज फाइनेंस में मजबूती थी। मारुति सुजुकी, हिंडाल्को, बजाज फिनसर्व, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की शानदार तेजी देखने को मिली। अनलॉक से जुड़े शेयरों में आज भी जोरदार एक्शन दिखा। देवयानी इंटरनेशनल, इंडियन होटल्स, आईआरसीटीसी, डेल्टा कॉप, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की शानदार मोमेंटम था। आज बैंकिंग शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखी गई है। और इसके अलावा मेटल शेयरों में भी हमने देखा कि लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिल रही थी मेटल शेयरों में भी। तो ये कुछ ऐसे स्पेस थे जहां पर कि आज अच्छा एक्शन देखा गया। बिल्कुल, और तेजी के इस बाजार में इस वक्त कहां फोकस करना चाहिए, हमने इस मुद्दे पर कई एक्सपर्ट से बात की। सभी का ये कहना है कि ये वक्त थीम्स चुनने और चुनिंदा सेक्टर और शेयरों में निवेश करने का है। मेरे हिसाब से इस वक्त मार्केट के अंदर 3-4 थीम के ऊपर हम ध्यान रख सकते हैं। पहली जो थीम है वो बिग बिकमिंग बिगर एंड स्ट्रॉन्ग बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। पहले हमारे वहां पे 10-11 टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे, अब कुल मिला के 4 रहे हैं। पहले बहुत सारी एविएशन कंपनी थी, अब कुल मिला के 2 या 3 रही है। हर क्षेत्र में कंसोलिडेशन हो रहा है। लीडर, बड़ी कंपनी, स्ट्रॉन्ग कंपनी और बड़ी और स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो इस थीम के तहत किसी भी सेक्टर में जहां पे आप बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी, लीडर कंपनी में निवेश कर सकते हैं, वहां पे करना चाहिए। दूसरी जो थीम है वो इंडस्ट्रियल और कैपिटल गुड्स के ऊपर है। हमें लगता है स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, शुगर सेक्टर, यह सेक्टर में निवेश की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। और भी कई सेक्टर में निवेश, इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया चालू होगी। उसके तहत इंडस्ट्रियल एंड कैपिटल गुड्स कंपनी को फायदा मिलेगा। तो ऐसी कुछ थीमें हैं जहां पे हम अपना फोकस कर रहे हैं कि सही तरह की कंपनी में निवेश कर सके। हमारा रुख जो बाजार की तरफ है, एक थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू लें, 1 साल का और उसके आगे का, तो काफी पॉजिटिव है। बिकॉज हमारा जो एक आउटलुक है या ओपिनियन है हमारी इकोनॉमी को लेके, वो एक काफी पॉजिटिव है। हमें लगता है जैसे जैसे अब इकोनॉमी अनलॉक हुई है, हमने देखा है कि एक बहुत जोर से ग्रोथ आई इकोनॉमी के सभी क्षेत्रों में। और ये ओमिक्रॉन का, जैसे आपने सही बताया, कि कोई इतना बड़ा खतरा अभी लग नहीं रहा है इसकी वजह से, क्योंकि इसकी वजह से हमने जो देखा है ग्लोबली, जो भी थोड़े बहुत इन्फेक्शन हुए हैं काफी माइल्ड हुए हैं। तो ऐसा लगता नहीं है कि ओमिक्रॉन की वजह से वापस कोई इंडिया में या कहीं किसी भी देश में कोई लॉकडाउन वगैरह होगा। और ऐसा ना होने पे हमें ऐसा लगता है कि आने वाले साल में हमारी इकोनॉमी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आएगी। और उसकी वजह से आगे जाके बाजार, शेयर बाजार जो एक इकोनॉमी का हम जो मानते हैं कि रिफ्लेक्शन है, ये अच्छे करने चाहिए या पॉजिटिव जोन में रहने चाहिए और इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए।
और हमारे साथ हमारे दोनों ही मेहमान जुड़ गए हैं, आस्था जैन और अमित त्रिवेदी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। अमित, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। पिछले कुछ दिनों से जब हम बात कर रहे थे सभी एक्सपर्ट्स से, तो उनका मानना था कि 17,300 17,350 का लेवल अहम होगा निफ्टी के लिए। आज हम 17,450 के ऊपर जाकर बंद हुए हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ से एक रिवर्सल हुआ है, अब यहाँ से तेजी का दौर शुरू होगा? जी, अगर निफ्टी का अगर स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 1-2 वीक से काफी वोलेटाइल एक्शन हमें देखने मिली है। इतनी वोलेटिलिटी के जैसे कि 500 पॉइंट्स की जो स्विंग्स है वो जस्ट 2 दिन में आ रहे हैं। लास्ट वीक भी हमें 17,500 के आसपास एक रैली मिली थी, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं थी और वहां से ऑलमोस्ट वापस 500 पॉइंट का करेक्शन देखने मिला था। ये वीक में भी एक सडन चेंज इन सेंटीमेंट हम देख रहे हैं और अगेन जो 17,500 के जो लेवल्स है वो निफ्टी अप्रोच कर रहा है। सो यहाँ से हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि ये जो हायर प्राइस वोलेटिलिटी है ये कंटिन्यूड रहेगी। ट्रेडर्स को जो ध्यान में रखना चाहिए वो लेवल से 17,500। कल वीकली एक्सपायरी भी है, सो 17,500 वो एक ट्रिगर पॉइंट है। अगर 17,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो थोड़ी अपसाइड रैली और आ सकती है 17,550 तक। बट फोकस जो बेसिकली होना चाहिए वो थोड़ा सिलेक्टेड होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ देखूं तो मिड कैप स्पेस काफी होल्ड कर रहा है, तो सिलेक्टेड स्पेस में मतलब मिड कैप स्पेस आउट परफॉर्म कर सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो मिड कैप स्पेस पर फोकस रहना चाहिए, ये अमित की सलाह यहाँ पर। आस्था, आपसे भी एक व्यू लेना चाहेंगे। आपने सुना और जिन एक्सपर्ट से हमने बात की उनका कहना है कि अब आपको थीमेटिक होकर चलना चाहिए, सेलेक्टिव थीम्स पर फोकस करना चाहिए। तो कौन सी थीम पर फोकस करेंगी? एक फोकस यहाँ पर था कि जो अनलॉक हो रहा है मार्केट में, धीरे धीरे लोग ट्रैवल करने लगेंगे तो शायद होटल्स और एयरलाइंस ये स्टॉक चलें। उसके अलावा इस समय बैंक काफ़ी फ्लेवर में है, वो एक थीम होगा। आपकी पसंदीदा थीम इस टाइम कौन सी होगी मार्केट में? गुड इवनिंग सौमित्रा। देखा जाए तो जिस तरह से आज आरबीआई की पॉलिसी अनाउंसमेंट हुई और उन्होंने वहां पे बैंक्स को भी एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि वो चाहें तो कैपिटल इन्फ्यूज कर सकते हैं उनकी ओवरसीज ब्रांचेस और सब्सिडियरीज में और रिपैट्रिएट भी कर सकते हैं प्रॉफिट। तो काफी बड़ा एक तरह से स्टेप है ये बैंक्स को, मेरे को ऐसा लगता है। तो बैंक्स मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा पसंद आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी भी यहाँ पे लोअर है और अकोमोडेटिव स्टांस है और डॉविश स्टांस है, तो मुझे नहीं लगता कि आगे जाते हुए भी नियर टर्म में इंटरेस्ट रेट हाइक होगा। तो रियल एस्टेट सेक्टर और रियल एस्टेट से जो एंसिलियरी सेक्टर्स हैं जैसे कि सीमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, होम बिल्डिंग थीम हो गई, वो भी काफी ज्यादा पसंद आता है। तो यही सेक्टर्स अभी यहाँ पे पर्टिकुलरली फोकस में रहेंगे। और जिस तरह से आप देखिए आईपीओस भी इतने सारे आ रहे हैं, तो उसमें भी जो थीम चल रही है, बेसिकली आज श्रीराम प्रॉपर्टीज का भी यहाँ पे आईपीओ खुला, तो रियल एस्टेट सेक्टर पे पूरा फोकस है। सो ऑल टुगेदर मेरे हिसाब से रियल एस्टेट सेक्टर यहाँ पे मजबूत लगता है और बैंक्स काफी मजबूत लगते हैं। बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक मेरी पसंदीदा चॉइस रही। ओके, तो रियल एस्टेट, बैंक, ये वो स्पेसेस हैं जहां पर फोकस किया जा सकता है। जैसा कि आस्था ने बात भी की आरबीआई पॉलिसी की, आज हमारा भी उस पर फोकस है। तो आपको कुछ डिटेल्स बता दें। वहां पर ब्याज दरों में लगातार 9वीं बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर, इस तीनों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आरबीआई ने मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक ने आखिरी बार 22 मई 2020 को ब्याज दरों में बदलाव किया था। तब से लेकर अब तक ये पॉलिसी रेट्स ऐसे के जस के तस ही हैं। आइए सुनते हैं कि आज आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा। Policy repo rate remains unchanged at 4% and the stance remains accommodative as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also remains unchanged at 3.35%. Headline CPI inflation ticked up in October to 4.5% from 4.3% in September, after falling sharply between June and September. This uptick mainly reflected a spike in vegetable prices due to unseasonal rains in some parts of the country. Hardening international energy prices have kept domestic and kerosene prices elevated for nearly 3 quarters, edging up fuel inflation to 14.3% in October. The recovery that had been interrupted by the second wave of the pandemic
is gaining traction, but it is not yet strong enough to be self-sustaining and durable. This underscores the vital importance of continued policy support. The projection for real GDP growth is retained at 9.5% in 21-22, consisting of 6.6% in Q3 and 6% in Q4 of 21-22. Real GDP growth is projected at 17.2% for Q1 22-23 and at 7.8% for Q2 22-23. ओके, तो 9.5% की ग्रोथ का अनुमान लगातार बना हुआ है। हमारे सहयोगी अंकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने एनालाइज किया है पूरे इस पॉलिसी को। अंकुर, जैसा कि ईटी नाउ स्वदेश के पॉलिसी पोल में ही साफ हो गया था कि रेट में कोई बदलाव नहीं होगा, वैसा ही कुछ हुआ है। एक उम्मीद की जा रही थी कि रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो में बदलाव करके शायद रेट नॉर्मलाइजेशन के कुछ संकेत देता, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। क्या मतलब निकालें इसका, क्या मायने हैं इसके? जी हाँ, जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी जिस पर सबकी नज़र थी वो थी नॉर्मलाइजेशन ऑफ रेट्स, और यहाँ पर रिवर्स रेपो में कोई बदलाव ना होना अपने आप में एक संकेत है, और ये भी नहीं बताया गया है कि अगली जो पॉलिसी है उसमें ऐसा होगा। अगर रिवर्स रेपो रेट में बदलाव नहीं होता है तो जाहिर सी बात है जो रेट वॉर था वो चलेगा या नहीं चलेगा उस पर सवाल खड़ा होगा, क्योंकि एक सिग्नल माना जा रहा था कि जैसे ही रिवर्स रेपो 3.75% की ट्रेजेक्ट्री पे वापस जाएगा, आरबीआई जब से सिग्नल करेगा, शायद नॉर्मलाइजेशन ऑफ रेट्स को रीस्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि जो जीडीपी ग्रोथ है वहाँ पर जो फोरकास्ट है वो एज इट इज़ रखी गई है। नेक्स्ट क्वार्टर में भी बोला है 17.2% इन Q1 और उसके बाद 7.8%। महंगाई में आरबीआई ने बोला है कि मार्च क्वार्टर के बाद ईज आउट होगा, 5.3% के इस साल का अनुमान है, और उसके बाद अगले 2 क्वार्टर पर 5% तक जा सकती है। तो जो पीक आउट है वो Q4 में हो जाएगा, ऐसा आरबीआई का अनुमान है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स हुए हैं आरबीआई की तरफ से कि एक डिस्कशन पेपर आना है कि जो बैंक्स का इन्वेस्टमेंट होता है शेयर्स में, बॉन्ड्स में, उसको किस तरीके से किया जाए, उस पर एक डिस्कशन पेपर आरबीआई लेके आएगा। साथ ही साथ डिजिटल पेमेंट्स में जो क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स हैं उनके जो रेट्स हैं वो कैसे हैं, उस पर भी एक डिस्कशन पेपर लाया जाएगा। और साथ ही साथ उन फीचर फोन्स में जहां पे जो स्मार्टफोन्स नहीं है उनके पेमेंट्स को लेकर भी डिस्कशन पेपर लाया जाएगा। और साथ ही साथ ये अनाउंसमेंट किया जाएगा कि उनको अलाउ किया जाए उन कंपनीज को जिन्होंने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम के तहत ऑलरेडी वो प्रक्रिया जारी कर दी है। आरबीआई ने कुछ महीने पहले ही वो स्कीम ऑफ प्लेयर्स को रिलीज़ किया था। साथ ही साथ एक जो ज़रूरी चीज़ है जो आरबीआई की तरफ से जो लिमिट बढ़ाई गई है वो है ट्रांजैक्शन लिमिट। आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं या फिर आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम में, तो वो 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। बिल्कुल, इसी पर हम लोग भी आगे बात करना चाह रहे हैं कि रिजर्व बैंक ने जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत आईपीओ और सरकारी बॉन्ड्स में यूपीआई के जरिए निवेश करने की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। अंकुर, जैसा आप बता रहे थे, कितना फायदेमंद साबित होगा रिटेल निवेशकों के लिए ये कदम? जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यूपीआई को लेकर कई अनाउंसमेंट हुए हैं इस बार पॉलिसी में, और जो सबसे पहला अनाउंसमेंट है वो ये रहा कि जो लिमिट होती थी आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं या आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो अभी तक 2 लाख रुपए होती थी, उसको बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही साथ आरबीआई ने ये भी बोला है कि जो डिजिटल पेमेंट्स हैं उस पर एक डिस्कशन पेपर लाया जाएगा कि चार्जेस कंज्यूमर्स को ज़्यादा बेयर करने पड़ते हैं, कम बेयर करते हैं, ना सिर्फ कंज्यूमर्स बल्कि कंपनी से भी बात की जाएगी, और उसके बाद आरबीआई उसको स्टडी करेगा और बाद में इस पर रुख साफ करेगा। अभी तक कई बार कंज्यूमर्स कंप्लेन करते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड के चार्जेस हैं वो आप कभी किसी शॉप में जाते हैं, वहाँ ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो चार्ज आपको बेयर करना पड़ता है, एडिशनल शायद पैसा देना पड़ता है, तो उस पर एक डिस्कशन पेपर आरबीआई लेकर आएगा। साथ ही साथ आरबीआई ने ये भी बोला है कि जो फीचर फ़ोन यूज़र्स हैं, यानी कि वो लोग जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो कैसे यूपीआई से पेमेंट कर सकें, इस पर आरबीआई के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम के तहत टेस्टिंग किए गए थे जिसमें कुछ प्लेयर्स ने ये टेस्ट पास भी किया था। अब आरबीआई का कहना है
कि फीचर बेस्ड फ़ोन पर UPI ट्रांजैक्शंस लॉन्च कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस किया जाएगा। जो UPI अभी तक है सिर्फ UPI के प्लेटफॉर्म पर ही आपको एक अलग से पॉकेट दी जाएगी और वहीं पर ट्रांजैक्शन हो पाएगा। तो जो बैंकों पे जो अतिरिक्त भार होता था UPI ट्रांजैक्शन का, वो अब आगे नहीं होगा। तो वो सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस पर RBI ने जोर दिया है। तो मोटे तौर पर RBI ने इस बार की पॉलिसी पर UPI ट्रांजैक्शन पर पुश दिया है। बिल्कुल, तो यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ाकर 2 से 5 लाख कर दी गई है। कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनको शामिल किया जा सके इस पूरे प्रोसेस में और यूपीआई के ज़रिए लोग पेमेंट कर सकें। एक और सेक्टर जो आज फोकस में रहा वो था टेलीकॉम, और भारत को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने में टेलीकॉम सेक्टर का बड़ा हाथ होगा। ज़रूरत है तो इस सेक्टर को सरकार का सहारा मिले और 5G को जल्द से जल्द लॉन्च किया जाए। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में देश के सभी दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों के प्रमुखों ने एक सुर में ये बात कही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि मोबाइल यूजर ग्रोथ के लिए अफोर्डेबिलिटी बेहद अहम है। Theme of this conference is connectivity for the next decade. My first idea is India must complete the migration from 2G to 4G to 5G at the earliest, to keep millions of Indians at the bottom of the socio-economic pyramid confined to 2G is to deprive them of the benefits of the digital revolution. My second idea is rollout of 5G should be India's national priority. At Jio, we are currently focused on 4G and 5G execution and broadband infrastructure expansion. In an environment which is significantly better than what this industry has witnessed in the last several years. The seminal reforms that the government has ushered has brought in cheer and importantly heightened comfort for all the active players in the industry. The package that was unveiled by the government recently very clearly has been lapped up by the markets, by the stakeholders of the industry, and importantly, there is now a great degree of confidence and hope that the players that now remain will set the agenda for our digital backbone, for our industry, for our country, and serve our citizens in the most powerful, impactful way that this industry is supposed to do. आस्था, आपको भी लगता है कि अब टेलीकॉम सेक्टर का जो समय है वो धीरे धीरे बदल रहा है? जिस तरह से हम सुन रहे हैं टेलीकॉम कंपनियों के जो बड़े मैनेजमेंट हैं उनको लगता है कि अब प्रायोरिटी 5G लॉन्च होना चाहिए। इन सब को ध्यान में रखते हुए कैसे आप देखेंगे टेलीकॉम सेक्टर को आने वाले समय में? जी बिल्कुल, काफी ज्यादा पॉजिटिव ये स्टेप्स लगते हैं और इसी वजह से जो अर्निंग विजिबिलिटी वो और ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रही है। सो मेरे हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे काफी बढ़िया मोमेंटम हमें मार्जिन्स में भी देखने को मिलेगा। और इसमें जो मेरा पसंदीदा स्टॉक है वो भारती एयरटेल है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था क्योंकि वहां पे जो मार्जिन का सुधार होने के जो यहाँ पे अंदेशा है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो डेफिनेटली ये स्टेप्स काफी ज्यादा पॉजिटिव है पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए। अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक के साथ मैं जाना चाहूँ तो भारती एयरटेल है, जिसमें मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में 900 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बाइंग की कॉल रहेगी भारती एयरटेल पे। 715 के आसपास का आज का क्लोज था और 900 के लक्ष्य के लिए इसमें मीडियम टर्म टारगेट के लिए बाई किया जा सकता है। 900 तक का लक्ष्य रखा जा सकता है भारतीय एयरटेल में। अमित, मैं आपका फोकस लाना चाहूँगा एक और स्पेस जो काफ़ी ज़्यादा एक्शन में रही, वो है बैंक्स। हमने देखा काफ़ी जो बैंक इंडेक्स है वो बैंक निफ्टी जो है वो कल भी बहुत अच्छे करीब 2-2.5% तेज़ी के साथ बंद हुआ। आज तो खैर पूरा बाजार ही चल रहा था, उसके साथ ये भी पूरा बैंक निफ्टी जो है वो करीब 2% ऊपर बंद हुआ। बड़े बैंक तो लीड कर ही रहे हैं, ICICI, एक्सिस, HDFC, बड़े प्राइवेट बैंक जो हैं वो तो अच्छे से लीड कर रहे हैं। क्या आपकी नज़र किसी ऐसे मिड कैप बैंक पे पड़ी हो जिसने पहले बहुत मार खाई है और अब वहाँ पर स्कोप ज़्यादा दिखता है, ज़्यादा कमाई करने का? सो मोर और लेस अगर बैंक निफ्टी का अगर देखा जाए तो एक कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला है। अगर ये साल का अगर देखा जाए परफॉर्मेंस अगर बैंक निफ्टी का अगेंस्ट निफ्टी,
अगर स्टॉक्स की बात करें तो यस, लेकिन अगर एक जो हिसाब से करेक्शन देखने मिला है, रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट जो आ रहा है वो एक्चुअली बड़े बैंक्स में ही आ रहा है। जो मिड कैप स्टॉक्स, अगर मिड कैप बैंक्स में अगर मैं देखूं तो सस्टेनेबिलिटी है थोड़ी क्वेश्चन मार्क है। तो मैं यहाँ से भी अगर बाय अपॉर्चुनिटी अगर देखूंगा तो मैं लार्ज कैप बैंक्स में ही देखूंगा। विद इन लार्ज कैप बैंक्स में भी मिक्स एक्टिविटी पॉसिबल है। जो बाय साइड जो है वो है आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, और थोड़ा नियर टर्म के हिसाब से कोटक बैंक है वो थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस कर सकता है। सो कहने का मतलब है थोड़ा मिक्स एक्टिविटी जो है बैंकिंग स्पेस में वो कंटिन्यूड रहेगी। ओके, तो बैंकिंग में अगर आप जाना चाहते हैं तो बड़े खिलाड़ियों के साथ ही रहें। आईसीआईसीआई यहाँ पर टॉप पिक दिखाई देती है। आईपीओ मार्केट पर फोकस करते हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस हफ्ते 4 आईपीओ आ रहे हैं। आज से श्रीराम प्रॉपर्टीज़ का आईपीओ खुल गया। ये इशू अब तक करीब 89% भरा है। इशूज़ के जरिए कंपनी की करीब 600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। रेट गेन के आईपीओ का भी आज दूसरा दिन है और ये इशू अब तक 75% भरा है। इसके अलावा मैप माई इंडिया और फुटवेयर कंपनी मेट्रो ब्रांड भी अपना आईपीओ इस हफ्ते लेकर आ रही हैं। आस्था, हम जानते हैं कि आप आईपीओस को बहुत क्लोजली ट्रैक करती हैं। 4 नई कंपनियां आ रही हैं बाजार में लिस्ट होने के लिए। कल भी जो हमारे मेहमान थे मैंने उनसे ये सवाल पूछा था और आज आप हमारे साथ हैं तो आपसे पूछना बनता है, अगर मेरे पास किसी निवेशक के पास पूंजी है जो इन आईपीओ में लगाना चाहता है तो इसमें से आपकी टॉप पिक क्या होगी 4 में से? सौमित्रा, एक एडिशनल अपडेट मैं देना चाहूंगी। नेक्स्ट वीक 2 बहुत अच्छे आईपीओस खुलेंगे, मेडप्लस और डेटा पैटर्न्स। तो अभी देखा जाए तो टोटल 6 आईपीओ हो गए हैं। ऑल्दो मैंने बहुत जल्दी ही आपको इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन वो भी मैंने एनालाइज किया है, बहुत सॉलिड कंपनी है। तो अब जो प्रेफरेंस रहेगी इस वीक के जो 4 आईपीओ खुले उसमें टॉप पे तो डेफिनेटली मैप माई इंडिया रहेगा। दैट इज सीआई जो कंपनी है उसका आईपीओ। अगर किसी को पूंजी लगानी है तो इस आईपीओ में जरूर लगाएं। और इसके बाद जो दूसरे नंबर पे यहाँ पे पसंद आ रहा है वो मेडप्लस है, जो कि मंडे 13 तारीख को खुलेगा। और तीसरा रहेगा डेटा पैटर्न्स। और इस हफ्ते जो बाकी के 3 आईपीओ हैं उसमें श्रीराम प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा हम यहाँ पे अभी कॉशियस नोट ले रहे हैं, क्योंकि कंपनी थोड़े लॉसेस में है। तो मेरे हिसाब से इतने सारे जब आईपीओ खुल रहे हैं तो बेटर है कि एक बार कंपनी बाद में अगर प्रॉफिट में टर्न होती है तो वहां पे एक अपना स्टैंड लिया जाए। तो मैप माई इंडिया डेफिनेटली टॉप टू लिमिटेड लिस्टिंग गेन के लिए भी आईपीओ मुझे पसंद आता है, और लॉन्ग टर्म में मैं रेट गेन में भी काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ। तो पहली प्रेफरेंस पे मैप माई इंडिया रहेगा जो इस हफ्ते खुल रहे हैं, और बाकी दूसरे तीसरे नंबर की प्रेफरेंस पे रहेंगे मेडप्लस और डेटा पैटर्न्स जो नेक्स्ट वीक खुल रहे हैं। बिल्कुल, कल जो हमारे मेहमान थे उन्होंने भी मैप माई इंडिया को ही अपनी टॉप पिक चुना था। तो मैप माई इंडिया पर फोकस कर सकते हैं। 18 स्वदेश पर जितने भी आईपीओ एक्सपर्ट्स आ रहे हैं वो आपको मैप माई इंडिया में ही सजेशन दे रहे हैं कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। चलिए, शो में वक्त हो गया है ये जानने का कि कौन से शेयर्स हमारे एक्सपर्ट आज लेके आ गए हैं। आइए देखते हैं आज के वीआईपी शेयर्स। अमित, आपसे शुरू करूंगा। बताइए कौन से आइडियाज आप लेकर आए हैं आज हमारे दर्शकों के लिए? जी, सो रिकमेंडेशन है वो बाय साइड पे है। नाम है आईटीडी सीमेंटेशन। सो आईटीडी सीमेंटेशन जो है बेसिकली नॉट ओनली फ्रॉम शॉर्ट टर्म, पर अगर उसका मीडियम टर्म आउटलुक भी देखा जाए तो काफी पॉजिटिव है। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर में देखो तो अपसाइड पोटेंशियल काफी है स्टॉक में। अगर ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात करें तो रिसेंटली इसमें एक ऑलमोस्ट 26% का करेक्शन देखने मिला था अक्टूबर हाई से। बट रिसेंटली अगर देखें तो एक अच्छा खासा बेस उन्होंने बिल्ड किया है अराउंड 74-73 के आसपास, और वहां से एक पॉजिटिव ट्रैक्शन जो है ऑलरेडी देखने मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी। सो आईटीडी सीमेंटेशन बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 74 का बनेगा, और अपसाइड टारगेट जो ट्रेडिंग टारगेट बन रहा है वो 84 बन रहा है। बट फ्रॉम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा मीडियम टर्म अगर आउटलुक रखे तो 120 के लेवल्स भी आईटीडी सीमेंटेशन में आ सकता है। आईटीडी सीमेंट पर फोकस, टारगेट 84 तक के रह सकते हैं यहाँ पर। आस्था, आपका क्या कॉल होगा आज? सबसे पहले सौमित्रा एक अपडेट देना चाहूंगी। वीआईपी स्टॉक मैंने 2 दिन पहले रेकमेंड किया था, ला ओपाला, आपके चैनल पे दोपहर के शो में। उसमें मेरा टारगेट अचीव हुआ है। आज भी देखेंगे तो 8-9% तेजी के साथ ये स्टॉक ने क्लोज किया है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक में अभी भी एक पोटेंशियल है और ज्यादा तेजी का। तो इसमें लॉन्ग पोजीशंस अगर किसी ने ली है तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 460 से 470 के इमीडिएट टारगेट्स हमें इस काउंटर पे देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ कैना मेटल मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है।
तो एक कॉल मैं कैना मेटल पे भी देना चाहूंगी। और मेरे हिसाब से जिस तरह से यहाँ पे फंडामेंटल्स हैं, ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। 1970 के लक्ष्य के लिए कैना मेटल मुझे दूसरे स्टॉक के तौर पे पसंद आता है। तो लाओपाला में अभी भी कुछ टीम बाकी है, वहां भी फायदा मिल सकता है, और कैना मेटल यहाँ पर टारगेट 1970 के रख सकते हैं आप। ये हैं आस्था की पसंद। बहुत बहुत शुक्रिया आस्था और अमित आज शो में शामिल होकर अपने नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए, कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए मेड इन इंडिया।